अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीडियाट्रिक मेडिसिन एफसीपीएस के शॉर्ट केसेस को हमने कैसे डील करना है, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं और इसमें क्या चीज़ें हमने करनी है और क्या नहीं करनी। अक्सर जूनियर्स के इस पर मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि इस पर भी एक वीडियो बना दें, तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे। मेरा अपना जो एग्ज़ाम है वो मई में क्लियर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम में क्लियर हुआ है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और साथ मेरा जो 4 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगा। और मेरे साथ जो भी जिन्होंने एग्ज़ाम में तैयारी की थी उनमें कुछ सीनियर्स भी थे, तो उनके एक्सपीरियंसेस भी इसमें शामिल होंगे। ये चीज़ें कोई फिक्स नहीं है, इसमें आप जो है अपनी तरफ से चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो जो न्यू कमर्स जो जूनियर्स हैं उनके लिए है कि सेटिंग क्या होती है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम में आपके पास 4 शॉर्ट केस होते हैं और एक लॉन्ग केस होता है। शॉर्ट केस जो है वो 4 होते हैं और उसकी ड्यूरेशन जो है वो 5 मिनट की होती है आपके लिए कि आप एग्जामिन करें उसमें, और 5 मिनट एग्जामिनर के पास होते हैं जिसमें वो आपके साथ जो है वो केस डिस्कस करता है। केस स्टार्ट होने से पहले जो है वो आपको 30 सेकंड तक दिए जाते हैं जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो शॉर्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि जब आप पहले शॉर्ट केस करते हो और फिर लॉन्ग केस करते हो, तो शॉर्ट केस में अगर आपने अच्छे परफॉर्म किए होंगे तो आपका एक मोरल जो है वो हाई होता है उस टाइम, और आप उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे लॉन्ग केस में। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि एग्जामिनर जो है शॉर्ट केसेस के रिजल्ट देख लेते हैं, तो उससे भी आपको एज मिल सकता है। दूसरा ये है कि जो ये टाइम मिलता है आपको प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए 30 सेकेंड्स तक का एक शॉर्ट के स्टार्ट होने से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपने करना यही है कि पेशेंट को स्पॉट डायग्नोसिस करना है। लाइक पेशेंट थैलेसीमिया का है, आपने हेमोरेटिक फेसेस देख लिए, आपके लिए आपने फिर एक स्कीम अपनी माइंड में थैलेसीमिया वाली चला लेनी है। इसी तरह अगर एक केस है जिसमें आपको सीवीपी लाइन लग रही है तो आपने फिर सीकेडी वाली स्कीम चला लेनी है। इसी तरह और भी है स्पॉट डायग्नोसिस, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। तो आपने 30 सेकंड में कोशिश करना है, आपने स्पॉट डायग्नोसिस बनाना है और एक स्कीम अपनी माइंड में रिवाइज कर लेनी है। अब जो है एग्जामिनर हमेशा दो होते हैं, एक सीनियर होता है, जूनियर होता है, बाद में दोनों प्रोफेसर लेवल के एग्जामिनर होते हैं। तो उमूमन क्वेश्चन जो है वो एक एग्जामिनर पूछ रहा होता है, लेकिन दोनों के पास मार्कशीट होती है और दोनों अपने जो है वो मार्क्स सेपरेटली लगा रहे होते हैं। उसके बाद जो हो गया हमारा कि कमांड क्या होती है। कमांड दो तरह की होती है, एक होती है क्लिनिकल कमांड एंड दूसरी होती है सिस्टेमिक कमांड। क्लिनिकल कमांड क्या है कि फॉर एग्जांपल एग्जामिनर कहता है कि डॉक्टर साहब, मदर केम विद द कंसर्न ऑफ ओबेसिटी ऑफ हर चाइल्ड, मदर इज कंसर्न अबाउट शॉर्ट स्टेचर ऑफ हर चाइल्ड। तो इस तरह की कमांड क्लिनिकल कमांड होती है। सेकंड कमांड होती है सिस्टेमिक कमांड कि डू द जीआईटी रेलेवेंट, डू द सीवीएस रेलेवेंट, डू द मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन ऑफ द लोअर लिम्स। तो दोनों केसेस में आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपनी स्कीम चलानी है, उसके मुताबिक आगे चलना है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अब शॉर्ट सेशन का है तो क्या करना है। आपने अपनी स्कीम जो आपने याद की हुई है, जो आपने करनी है, उसी के मुताबिक आपने चलना है। नेक्स्ट है फेमिलियर केसेस। तो आजकल जो है वो अक्सर केसेस फेमिलियर ही होते हैं, लोगों को पता होते हैं। लाइक लाहौर में अगर देख लें तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल से मोस्टली केसेस आते हैं, तो स्टूडेंट जो है वो पहले एक सारे केस पता कर लेते हैं और उन्हें देखे भी होते हैं। अब फेमिलियर केसेस में दो तरह के मसले हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ये हैं कि वो जो भी किसी ने जहाँ पे वार्ड में वो बनी है, समरी बनी है, उसको पकड़ लेते हैं, उसकी उसी को रट्टा लगा लेते हैं और वही जाके बता देते हैं। तो ये बहुत इसको एग्जामिनर बहुत माइंड करते हैं और इसमें बाज़ दफ़ा चीज़ें जो होती हैं वो जूनियर R1 ने लिखी हों तो आपके लिए फिर वो मसला बन सकती है वहाँ पे फाइंडिंग। वो सेकंड ये है कि कुछ लोग जो है ओवर स्मार्ट होना चाहते हैं, वो जो है कोई नई फाइंडिंग निकाल लेते हैं जो होती ही नहीं पेशेंट में, इस चक्कर में कि वो एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकें कि मैंने जो है ये नई चीज़ देखी है। तो ये काम भी नहीं करना। आपको जो चीज़ मिले वही आपने बतानी है और आपने अपनी स्कीम फॉलो करनी है। फेमिलियर केसेस होने का ये फायदा होता है कि आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप कहते हो कि यार मुझे ये चीज़ पता है। लेकिन आपने ये दोनों चीज़ें नहीं करनी। अब पेशेंट को हमेशा आपने राइट साइड से अप्रोच करना है, ठीक है। उसके बाद आपका इंट्रो होगा, इंट्रो में यही आपने बस कहना है कि मेरा नाम डॉक्टर अरशद महमूद है, दैट्स इट। उसके बाद कंसेंट है, तो कंसेंट यहाँ पे इम्प्लाइड कंसेंट होती है। आपने उससे ये पूछना नहीं कि मैं आपका मुआयना करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त है, बल्कि आप सिंपल ये कह दें कि मैंने आपके बच्चे का मुआयना करना है, इससे आपके बच्चे की बीमारी तशखीस में आसानी होगी। या सिंपल यही कह दें कि मेरा नाम डॉक्टर अरशद महमूद है और मैंने आपके बच्चे का मुआयना करना है। अगर कोई बच्चा बड़ा है, एडोलेसेंट है, तो आप बच्चे से भी पूछ सकते हैं। कंसेंट के बाद है कि रेपो बिल्डिंग। तो रेपो बिल्डिंग में यही है कि आपने बच्चे के साथ स्माइलिंग फेस से मिलना है, उससे कुछ बातें करनी है। लाइक बेटा आपका नाम क्या है, किस स्कूल में जाते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, दोस्त हैं कि नहीं है, क्या खाना खाया, इस तरह की और क्वेश्चन आप मौके की मुनासिबत से पूछ सकते हैं। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो रेपो बिल्डिंग होगी, दूसरा ये है कि अगर बच्चे की आप वॉइस भी सुन लेते हो, बाज़ ये होता है कि कुछ केसेस में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है अलग, तो आपको उससे पता चल जाएगा। सिमिलरली आप बच्चे की स्कूलिंग का पूछेंगे तो आपकी डेवलपमेंट का आइडिया हो जाएगा
कि बच्चे की डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट फॉर एज है या पीछे है। एक बच्चा स्कूल जो है वो अगर वो उस अकॉर्डिंगली जा रहा है अपनी एज के हिसाब से, तो वो डेवलपमेंट वाली बच्चा जो है वो नॉर्मल है। तो ये इसके इनडायरेक्ट फायदे भी हो जाते हैं आपके पूछने के। नेक्स्ट ये है कि आपने जो है वो चलना, जब एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है तो आपके माइंड में एक एम होना चाहिए। कोई ब्लाइंड एग्जामिनेशन नहीं है, आपने सिर्फ स्टेप पूरा नहीं करने, बल्कि आपने एट द एंड एक डायग्नोसिस की तरफ पहुंचना है। आपने डिफरेंशियल उसके देखने हैं, आपने उसकी जो है कम्प्लिकेशन देखनी है, डिजीज की, ट्रीटमेंट की। तो सारा आपको एक एम आपके पीछे चल रहा हो कि मैंने आप इसमें देखना है क्या है, मैंने डायग्नोसिस देखना है, मैंने इसकी डिफरेंशियल देखने हैं, मैंने इसकी कम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट सारा कुछ करना है, क्योंकि एट द एंड आपसे एग्जामिनर यही चीज़ें पूछेगा। नेक्स्ट इसके एक्सपोजर। तो एक्सपोजर एडिक्वेट होना चाहिए आपका, जितना एक्सपोजर रिक्वायर्ड है, ना ज़्यादा ना कम। और एक्सपोजर जो है वो आपका मॉडेस्ट होना चाहिए। इस तरह जैसे अब्डोमिनल एग्जामिनेशन है तो आपका एक्सपोजर जो है वो निपल से लेकर मिड थाई तक, आइडली तो यही है, लेकिन यूजुअली हम एक्सपोज नहीं करते, हम उसकी जो है वो पैंट जो है वो नहीं उतरवाते। तो इस तरह आपने जो है मॉडेस्ट एक्सपोजर करना है। फीमेल अगर हेड ऑर्जेंट है तो फिर आपने जो है वो उसके लिए कर्टन वगैरह या कोई स्क्रीन मंगवानी है। इसी तरह अगर एग्जामिनर से पूछ के चलना है आपने, तो एक्सपोजर एडिक्वेट करना है, लेकिन साथ मोडेस्टी भी शो करनी है आपने। नेक्स्ट इज पोजीशन। तो पोजीशन आपने बच्चे के एग्जामिनेशन से पहले अप्रोप्रिएट बनानी है। लाइक पेशेंट सीरियस का केस है तो आपने 45 के एंगल पे करना है। इस तरह बाकी जो भी मेथड, जिसकी जो पोजीशन रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक चलना है, बगैर पोजीशन के ऐसे ही रेंडमली नहीं स्टार्ट हो जाना। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन करते हुए आपने जो है एग्जामिनर को बिल्कुल इग्नोर कर देना, एग्जामिनर की तरफ नहीं देखना अनलेस रिक्वायर्ड हो, लाइक कंसेंट लेते हुए या कोई और ऐसी चीज़ हो। आपने पेशेंट की तरफ ही देखना है, पेशेंट की फेस की तरफ देखते रहना है, पेशेंट को एग्जामिनर करना है। आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाए, एग्जामिनेशन सेशन को भूल जाएं आप। तो आपने हमेशा पेशेंट के साथ ही रहना है, एग्जामिनर की तरफ बार बार नहीं देखना, ये एक इमेच्योर लुक देता है। तो एग्जाम का बेसिक पर्पस यही है कि आपने एग्जामिनर को शो करना है कि यू आर मेच्योर, तभी वो आपको पास करेंगे। अब आप अगर आपने उनको यही शो कर दिया कि आप इमेच्योर हैं आप, तो फिर वो आपको कभी पास नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेच्योरिटी को शो करती हैं कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आपने 4 साल परफॉर्म किया है और एग्जाम के लिए भी तैयारी करके आए हुए हैं। नेक्स्ट इज के जेंटल विद द पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में पेशेंट के साथ आपने जेंटल रहना है, पेशेंट को कोई हर्ट नहीं करना, पेशेंट की चीख नहीं निकलनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर आपकी चीखें निकलेगी इन द सेटिंग। तो पेशेंट के साथ बहुत जेंटल रहना है। ज़रूरी अपने स्टेप्स पूरे करने के चक्कर में पेशेंट को हर्ट नहीं करना। कोई अगर चीज़ है, बच्चे को जॉइंट है बहुत पेनफुल है, तो आप इस चक्कर में कि आपने सारी उसकी मूवमेंट निकालनी है, अगर आप मूव कराओगे तो फिर एग्जामिनर इसको माइंड करेगा। तो आप उसको कह सकते हो कि देयर वाज रियल टेंडरनेस, तो मैं इसको प्रोसीड नहीं कर पाया, एग्जामिनर इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा। तो आपने पेशेंट के साथ जेंटल रहना है, उसको पेन नहीं देना, उसको हर्ट नहीं करना। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। अब कहने को तो 5 मिनट है, बहुत सा टाइम है, लेकिन इतना होता नहीं है। जब आप वहाँ पे जाते हो तो वह बस आप जाते और आते ही हो, तो उसमें है कि चीज़ें जो वहाँ पे चल रही होती हैं वो रिफ्लेक्स पे चल रही होती है। जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं वही निकल रहे होते हैं, जो 4 साल आपने काम किया है। एक बंदे ने 4 साल में ट्रेनिंग में काम सही नहीं किया और तैयारी भी नहीं की, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो 1 महीना वार्ड में ही पड़ा रहे। तो इसमें रिफ्लेक्स बिल्ड करने हैं आपने अपने। वहाँ पे चीज़ें रिफ्लेक्स वाली आ रही होती हैं जो आपने 4 साल में की होती हैं। ये 1 महीने 15 दिन वाली चीज़ें नहीं आ रही होती, तो ये प्रैक्टिस ही आएंगी। सारी चीज़ें आपकी रिफ्लेक्स से आती है, तभी आपका टाइम होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने टू द पॉइंट रहना है और चीज़ें अपनी पूरी करनी है। नेक्स्ट इज मेथड्स। तो आपके मेथड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अगर आप कुछ स्टेप कर रहे हैं, लाइक आप परकशन जो है वो शिफ्ट एंड डलनेस कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि पेशेंट शिफ्ट एंड डलनेस नहीं है, या तो फिर ना करें। अगर करनी है आपने तो प्रॉपर तरीके से करें और पूरा उसको टाइम दें। अगर आप फॉर्मेलिटी में तौर पे करेंगे इसको, उसको कोई साइड पे जो है वो 15 से 20 सेकंड नहीं रखेंगे। इस तरह आप अगर डीमा चेक करें और 15 से 20 से 30 सेकंड उसको वहाँ प्रेस नहीं करेंगे, तो एग्जामिनर ये चीज़ नोट करेगा और वो माइंड करेगा। तो अगर आपने कोई स्टेप करना है तो प्रॉपर मेथड से करना है, अदरवाइज ना करें। अगर आपको लग रहा है कि टाइम मेरा शॉर्ट है तो आप ऑफर कर दें, लेकिन प्रॉपर तरीके से मेथड करना है। और स्पीड जो है, आपने स्पीड बहुत फास्ट भी रखनी और बहुत स्लो भी रखनी। अगर आप स्पीड बहुत फास्ट रखेंगे और जस्ट स्टेप्स पूरे करेंगे तो आप मेथड प्रॉपर नहीं करेंगे, तो आपकी इमेच्योर लुक आएगी। सेकेंडली, अगर आप स्पीड बहुत स्लो रखेंगे तो आप अपने स्टेप्स पूरे ही नहीं कर पाएंगे, तो वो भी आपके लिए घाटे का सौदा है। अगला है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक एक पेशेंट सीपी का है, अगर आप उसमें आपने ओएफसी ही नहीं लिया तो आपने क्या किया उसमें। तो इस तरह हर जो केस है उसकी अपनी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लाइक सीकेडी में ब्लड प्रेशर लेना है। इस तरह हर कंडीशन की अपनी स्पेसिफिक चीज़ें, आपने वो उनको नहीं बिल्कुल मिस करना, उस पर कोई माफ़ी नहीं होती एग्जाम के दिनों में। देन इज द वाइटल्स। अक्सर लोग यही कहते हैं कि वाइटल और वाइटल,
तो आप वाइटल ज़रूर लें। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि वाइटल अगर आप ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर लेना शुरू कर दें तो आपको 1.5 से 2 मिनट लग जाते हैं, आप जितना भी प्रॉपर तरीके से अगर करें कुछ केसेस जिसमें बहुत ज़रूरी है, लाइक अगर पेशेंट जो है वो CKD का केस है तो ब्लड प्रेशर ले लें, नेफ्रोटिक है ब्लड प्रेशर ले लें, कार्डियो का है ब्लड प्रेशर ले लें। अदरवाइज जो है आप इसको एंड पे ऑफर कर दें, और इन केसेस में भी आपको ब्लड प्रेशर एंड पे लेना पड़ेगा। अब देखें अगर आप CKD का केस कर रहे हैं तो उसको आपने उसकी जो है वो सारी फाइंडिंग्स देखनी है, एटियोलॉजी देखनी है, कॉम्प्लिकेशंस देखनी है, तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो वो ब्लड प्रेशर जो है वो आप एंड पे कर लें, नहीं तो ब्लड प्रेशर आप ऑफर ज़रूर कराएं। वाइटल्स जो है वो शॉर्ट जनरल फिजिकल कमांड में आपने ऑफर ज़रूर कराने हैं, और कुछ केसेस हैं जिसमें आपने लेने हैं, बाकी हर केस में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो वो फिर आप दूसरी फाइंडिंग्स भी पूरी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज अच्छा, राइट डाउन योर फाइंडिंग। तो एग्जाम में ये होता है कि बंदा एंक्शस होता है, चीज़ें भूल जाती हैं, तो आपके पास जो भी है अगर तो साथ ही बिल्कुल पेशेंट के साथ पेज वगैरह रख लें, जो आप एंथ्रोपोमेट्री ले रहे हैं या कोई मेजरमेंट्स कर रहे हैं, लाइक लिवर स्पैन है, स्प्रिंग स्पैन है, तो आप वो लिख लें, क्योंकि फिर बाद में एंग्जाइटी की वजह से चीज़ें भूल जाती हैं। मैंने तो लिखी थी ऐसी, तो मेरे यही सजेशन है कि आप वो साथ साथ लिखते रहें। बस रफ सा लिख लें कि L 5 सेंटीमीटर बिलो स्पैन, S इतना लिख दें, हाइट H लिख के आगे लिख दें, तो कोई इतना वो टाइम नहीं लगता, इसमें लिख लें बेहतर है इसमें। नेक्स्ट इज जब आप एग्जामिनेशन कर लें तो फिर आपने एंड पे वो स्टेप जो है कवर और थैंक्स का बिल्कुल नहीं बोलना, ये भी एग्जामिनर नोट कर रहे होते हैं। तो एंड पे ज़रूर पेशेंट को कवर करना है प्रॉपरली, और उसको स्माइलिंग फेस के साथ शुक्रिया आपसे कहना है कि शुक्रिया बेटा। अब आगे वो आपसे कहते हैं कि आप डिस्क्राइब करें, तो डिस्क्रिप्शन आपकी क्रिस्प होनी चाहिए, और ड्यूरेशन जो है वो 1.5 मिनट से मैक्सिमम जो है वो 2 मिनट तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं बचता एग्जामिनर को चीज़ें आपसे डिस्कस कर ले। सो क्रिस्प हो, टू द पॉइंट हो, पर्टिनेंट पॉजिटिव फाइंडिंग हो, पर्टिनेंट नेगेटिव फाइंडिंग हो, ज़्यादा डिटेल इधर उधर की नहीं करनी। जो चीज़ें आपने देख ली हैं और देख ली हैं, आपने ज़रूर नहीं है जो चीज़ें आपने सारी देखी वही बतानी है, आप पर्टिनेंट पॉजिटिव और पर्टिनेंट नेगेटिव बता दो। लाइक इन केस अगर आप नेफ्रोटिक का कह रहे हो तो आप उसके बता सकते हैं कि पेशेंट इज एडीमेटस, एडीमा का एक्सटेंट क्या है, आपने एडीमा देख लिया, फिर आपने उसको बता सकते हैं कि मैंने इसकी डिफरेंशियल्स क्या देखे हैं, कोई नो स्टिग्मेटा, CLD, कार्डियक एग्जामिनेशन नॉर्मल, नो मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। थर्ड आप कॉम्प्लिकेशंस दे सकते हैं कि पेशेंट का हाइट इतना है, वेट इतना है, ब्लड प्रेशर इतना था, और कुछ CI टॉक्सी के साइन तो नहीं है, और साथ में जो है कोई एविडेंस ऑफ फ्री फ्लूइड एब्डोमिनल चेस्ट में तो नहीं है। तो बस आपने ये बताना है, आपने देखा तो बहुत कुछ होगा उसमें, आपने BCG देखा है, आपने उसमें लिम्फ नोड देखे हैं, आप उसमें जॉइंट डिस्पेलर देखा है, तो आपने पर्टिनेंट पॉजिटिव बतानी है। हाँ, अगर एग्जामिनर बाद में कहता है कि बेटा आपने ये देखा है, तो फिर आप उसको बता दो कि सर ये भी मैंने देखा है, तो क्रिस्प सी हो उसमें, आप बस आपको वो एक इंप्रेशन मिले कि हाँ आपने ये डायग्नोज कर लिया है, हाँ आपने ये डिफरेंशियल्स देखे हैं, हाँ आपने कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं, तो आपकी क्रिस्प सी डिस्क्रिप्शन हो, और आप उसको जो है वो उसमें कोई आऊँ या अड़ने की कोशिश ना करें, उसको फ्लुएंसी के साथ बोले तो बहुत अच्छा होगा, कोशिश यही करें। नेक्स्ट इज आंसरिंग है कि आपने आंसर कैसे करना है, तो एग्जामिनर को टू द पॉइंट आंसर करना है। अगर आप ऐसे ही एग्जामिनर ने पूछा आपसे कि कोई क्वेश्चन पूछा और आप उसकी डिटेल बताना शुरू करते हैं, तो आपके घाटा है, टाइम आपके पास जो है वो 2 से 3 मिनट बचते हैं, और उनमें ही आपने जवाब देने हैं। अगर आप उसको एग्जामिनर कुछ पूछ रहा है, आप कुछ बता रहे हो, आप शुरू हो डिटेल में, तो वो आपके लिए नुकसान होगा। अगर एग्जामिनर के माइंड के जो क्वेश्चन है वो पूरे नहीं होंगे, तो वो आपके मार्क्स कटेंगे। तो इसमें टू द पॉइंट आपको ना एग्जामिनर को आंसर करना है, एग्जामिनर को मौका दें कि और क्वेश्चन करिए, ये नहीं कि एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा, आपने 2-3 चीज़ें उसमें बता दी उसकी, तो वो अगले क्वेश्चन भी आपके उसी में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आपने जो भी क्वेश्चन पूछे उसका टू द पॉइंट आंसर देना है, और वेट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द पॉइंट आंसर, वेट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने आपके क्वेश्चन आपसे बढ़ेंगे उतना आपके चांसेस ज़्यादा है कि आप पास कर जाओ। फिर क्या है डिफरेंशियल्स, तो डिफरेंशियल्स जो है अमूमन आपने 2 से 3 ही बताने हैं, बहुत ज़्यादा लिस्ट नहीं बतानी डिफरेंशियल्स की। डिफरेंशियल्स को आपने इस तरह अरेंज करना है कि आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो टॉप पे हो, और फिर नीचे दूसरे डिफरेंशियल्स हो। अब इसको बताने के 2 तरीके हैं, या तो ये कि आप सिर्फ नेम बता दो कि नेफ्रोटिक, एजियन एंड, लाइक नेफ्रोटिक केस में नेफ्रोटिक, एजियन एंड CCF, या फिर आप ये बता सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाफला, and also thought the possibility of AGN, but patient is having normal blood pressure and edema is marked, so less likely. I also thought the possibility of CCF, but patient is not cardiac examination is grossly normal. तो इस तरह भी बता सकते हो आप। इसमें यह है कि, और दूसरा तरीका है आप सिर्फ नाम बता सकते हो। नाम बताने में ये फायदा है कि आपके पास वो नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे एग्जामिनर के लिए, कि वो पूछेगा कि भाई आपने टॉप पे क्यों रखा है, इसको डाउन द लिस्ट क्यों रखा है, इसकी क्या वजह है। तो दोनों तरीके हैं, आप जो भी इसमें मुनासिब समझते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपसे वो एग्जामिनर पूछता है कि आपने इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में आपने जो टॉप पे डिफरेंशियल रखा है, सबसे पहले आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। उसमें आपने उसकी पहले डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन बतानी है कि मैं इसको डायग्नोज करूंगा
इस इन्वेस्टिगेशन के साथ, और फिर आपने बताना है कि मैं इसको कम्प्लिकेशन देखूंगा। लाइक अगर नेफ्रोटे का देख लें तो उसमें आप कहेंगे कि मैं इसके यूरिन कंप्लीट, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिन प्रोटीन टू क्रेट रेशो, और कम्प्लिकेशंस के लिए आप कह सकते हैं उसकी आई एवेल्यूशन कराऊंगा। उसके अलावा उसका वो एक्सरेज है, डेक्सा स्कैन है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो सारी आप उनको ग्रुप में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बताने के भी दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप इनलिस्ट कर लें पहले कि यूरिन कंप्लीट, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम कोलेस्ट्रॉल और यूरिनरी प्रोटीन टू क्रेट रेशियो। सेकंड ये है कि आप बताएं कि सीरम एल्ब्यूमिन, आई विल गो फॉर यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन एंड आई विल एक्सपेक्ट considering the nephrotic syndrome to be proteinuria of 3 plus or more, and in serum albumin to be less than 2.5 and cholesterol more than 200 milligram per DL। और दूसरा तरीका आप सिर्फ इनको लिस्ट कर लें। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके जो भी आपको मुनासिब लगे तो दोनों तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। इसमें तीन चीज़ें हैं आपकी, डायग्नोसिस क्या है आपका, डिफरेंशियल्स क्या है आपके, और कम्प्लिकेशंस क्या है आपकी। तो इन चीज़ों पे आपका सारा केस चल रहा है। मैनेजमेंट प्लान में आपने सबसे पहले ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंफर्म माय डायग्नोसिस, और कंफर्म करने के बाद सेकंड स्टेप होता है कि आप आई विल काउंसिल द पेरेंट्स रिगार्डिंग द डिजीज, इट्स कोर्स, कम्प्लिकेशन, एंड थर्ड इज कंप्लायंस के आई विल इंश्योर ए गुड कंप्लायंस ऑफ द पेशेंट। और फिर उसके बाद मैनेजमेंट करनी है। मैनेजमेंट में आपने उसको बताना है कि आपके एक्यूट इशूज़ क्या है, उनको मैं एड्रेस करूंगा। कोई एक्यूट इशू है लाइक इन्फेक्शन हुआ है या कोई सीवियर का पेशेंट है तो उसकी जो इश्यूज़ हैं, और फिर उसके जो है क्रोनिक इश्यूज़ या ऑन गोइंग इश्यूज़